जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन थर्ड, जिसका नाम जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, और ये जानना। अभी तो हर तरफ आप देख सकते हैं जीएसटी छाया हुआ है। अच्छा, बैलेंस शीट तक आपने सारा क्वेश्चन कर लिया था ना? मैंने कहा था होमवर्क भी दिया था, अभी चेक करता लास्ट में, ठीक है? और पनिशमेंट भी सोच रखा हूँ बढ़िया था। लास्ट में एक वर्ड है इसमें बैलेंस शीट की जस्ट बात, पेटी कैश। उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए मेरी बात। पेटी कैश होता क्या है? कोई बताएगा? गुलाम हुसैन खड़े जाओ, क्या होता है पेटी कैश? नाम में छुपा हुआ है सारा। पेटी में रोक दिया जाएगा, पेटी कैश हो जाएगा। दोनों बहुत होशियार है, खड़े जाओ, बताओ क्या होता है पेटी कैश? बताओ भाई। जैनब, जैनब बता रही, ध्यान से सुनना आप लोग। बताओ क्या तुम पढ़ी हो पहले भी, बताओ अब जल्दी से। मुस्कान आई है, बताइए पेटी कैश के बारे में बताइए। हम समझ रहे हैं, जो चीज नहीं आता वो नहीं पढ़े, दैट इज द राइट है। ओके, बैठ जाइए, ठीक है। पेटी कैश का मतलब होता है कि जैसे समझिएगा ध्यान से, जैसे कि इस इंस्टीट्यूट के ऑनर कौन है? उसका सर है। उन्हें किसी कारणवश अपने घर जाना हुआ, उन्होंने मुझे 10,000 एक मुफ्त दे दिया कि सर्विस लो 10,000 रुपए, और मेरे ऑप्शंस में संस्थि के जो भी छोटे छोटे खर्च होंगे, जैसे कुछ काफी पन्ना वन्ना लाना हो, पेज वगैरह लाना हो, मार्कर लाना हो, शायद पानी का हुआ, तो ये पैसे इसी पैसे से खर्च करिएगा। तो उन्होंने जो मुझे पैसे दिए हैं छोटे मोटे खर्च करने के लिए इस संस्था के हेतु, वो पैसा कहलाता है पेटी कैश। क्या कहलाता है? पेटी कैश। जिससे आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे खर्चे। अभी नहीं कि हमको 1.5 लाख का मशीन लेना है तो उसी से ले पाएंगे, नहीं। 10,000 रुपये में 1.5 लाख का मशीन बना देंगे। तो वही बात है, पेटी कैश क्या होता है? एक जिसे जिस अमाउंट से आप छोटे छोटे खर्चे अपने जो भी फैक्ट्री के हैं, अगर आप संभाल पाते हैं, तो ऐसे पैसों को क्या कहा जाता है? पेटी कैश बोला जाता है। और कैश है तो जानते ही हैं, अंडर ग्रुप भी कैश इन जो भी है, ठीक है। कैश इन हैंड अंडर ग्रुप होता है उसका। जैसे कैश का भी अंडर ग्रुप कैश इन हैंड होता है, पेटी कैश का भी कैश इन हैंड होता है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, यही बात है, ठीक है। जो भी जिसे ऐसे कह सकते हैं कि जिनसे आप मिसलिनियस खर्च करें। मिसलिनियस का मतलब क्या होता है? जिससे बहुत सारे खर्च हो गए। मिसलिनियस का मतलब ऑप्शन की बात की गई है, छोटे छोटे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है आज का ओरिजिनल, उसका नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो कह रहा है कि पहले तो पूछते हैं लोग कैसा टैक्स है, डायरेक्ट इनकम कैसा है, इनडायरेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है जीएसटी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए क्या रखा है, इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट। इसकी गवर्नमेंट किसकी इनकम है? गवर्नमेंट की इनकम है, जो विच इज कलेक्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो किससे कलेक्ट होती है? या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्या की जाती है? कलेक्ट की जाती है, इकट्ठा की जाती है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ए टैक्स इज फाइनेंशियल चार्ज। या अदर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो जीएसटी होता है वो एक क्या है? एक फाइनेंशियल चार्ज होता है, जो इम्पोज किया जाता है, लगाया जाता है। इम्पोज का मतलब क्या होता है? लगाना। किसके द्वारा? किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार। भारत सरकार का इंडियन गवर्नमेंट लिखा हुआ है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है किसी। इम्पोज का मतलब लगाना। कह रहा है टैक्स इज ए फी विच इज चार्ज बाय गवर्नमेंट पर्सन ऑन बिजनेस। वही बात बार बार रिपीट करेगा। जीएसटी का है, एक टैक्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, किस पे? या किसी व्यक्ति पे या उसके बिजनेस, ठीक है। आप ये बात जानते होंगे कि कंपनी को भी एक व्यक्ति माना गया है। कैसा व्यक्ति? कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम का मतलब बनावटी, है ना। India is the federal country where both the central and state government has the power to levy the collect tax। मतलब कि एक ऐसा व्यापक देश है भारत, जहां पे ये अथॉरिटी दी गई है सेंट्रल और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, जो क्या कर सकते हैं? टैक्स को क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। Before the GST, according to the powers prescribed by the Constitution,
और ये भी क्या है, एक संविधान के प्रारूप में दिया गया है, द सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मतलब बांट दिया गया कि केंद्र का काम भी होगा और राज्य का काम भी होगा। तो केंद्र किस पे कमाता है, जब चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उस पर केंद्र सरकार लेता है टैक्स, और जब हम उस चीज को बेचते हैं तो कौन लेता है, राज्य सरकार। समझ आ गई बात ना, ये बात। उसमें दो टाइप के टैक्स हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। जो सामने से प्रत्यक्ष रूप से लिए जाते हैं डायरेक्ट होता है, और जो अप्रत्यक्ष रूप से लिए जाते हैं उसे इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हिंदी में डायरेक्ट को प्रत्यक्ष बोला जाता है और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष। ठीक है, जैसे इनकम में दिया हुआ है कि इनकम टैक्स, आरटीओ, म्युनिसिपल टैक्स, ये सब क्या है, कौन ऑन किया हुआ है भाई, सुषमा है क्या, क्लास में है? क्यों ऑन कर दे रहा है यार, मैं बार बताऊं। ठीक है यार, दिमाग से पैदा लगे तो रिमूव ही करो। दो बार म्यूट कर चुका हूँ, लास्ट ऑप्शन नहीं है, निकाल दो। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ टैक्स। दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी जस्ट बताया मैंने कि जो आरटीओ वगैरह में देते हैं, इनकम टैक्स वाले होते हैं, वो हो गए। और जो जीएसटी हो गया, या इससे पहले एक टैक्स लगता था जिसका नाम क्या था, हाँ, जीएसटी से पहले कौन सा टैक्स लगता था, बताए थे, जीएसटी से पहले लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, लिख लीजिएगा, वैल्यू एडेड, ADD टैक्स। कौन सी, ये वाली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली। नेक्स्ट है जीएसटी के बारे में वही बात फिर से रिपीट की गई है। और सबसे पहली चीज ये, जीएसटी पहले, जीएसटी से पहले जो टैक्स लगता था वो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। लेकिन टैक्स देखिएगा ध्यान से, लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट खराब है, टैक्स महंगा है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें कहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, पहले लोग के टाइम में 25 पैसा पता नहीं क्या क्या चलता था, लोग 10 पैसे में, 1 रुपए में भर भर झोला सब्जी लाते थे। कारण क्या थी, कहीं ना कहीं जनरेशन बदलेगा तो ऑब्वियसली चीजें भी महंगी होगी, कहीं ना कहीं महंगाई का ये भी कारण होगा। भाई कोई चीज कल 5 में मिलता था, आज 50 या 10 में मिल रहा है, तो वैल्यू है। कहीं 5 रुपए पहले मेला के लिए 5 रुपए मिलता था, बहुत खुश रहते थे, जाके मेला भी करते थे, 1-2 रुपया बचा के भी लाते थे। अभी 10 रुपया 20 रुपया किसी को दे दो तो कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, एक आइसक्रीम मिल जाएगा 20 रुपए में। तो बात की बात है, तो चीजें जाहिर सी बात है कि जनरेशन बदलेगा तो चीजें महंगाई होगी। दूसरी चीज क्या है कि मैंने एक दिन कहा था आपसे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास के हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। तो ये गरीब कहीं ना कहीं हम अमीरों पे भी, हम अमीरों पे नहीं मतलब कि अमीरों पे भी डिपेंडेंट है। मतलब कि ये ये चीजें सस्ती खरीदे महंगी खरीदे, ये हर चीज अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन गरीब नहीं कर सकते। ये भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी बनेगी तो अपने घर द्वार बेच के थोड़ी खर्चा चलाएगी देश का। भाई वो तो आप ही के पैसा आप ही में बांटेगी, तो पैसे आएंगे कहाँ से, जब आप टैक्स की चोरी करेंगे, चीजें करेंगे, हर कोई अपनाता है। ज्यादातर लोग देखिएगा जो भी ब्लैक मनी लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, ब्राइब का मतलब होता है घूस, BRIBE, ब्राइब का मतलब होता है घूस। जो भी लोग ब्राइब लेते हैं वो कभी भी कैश में लेते हैं, अकाउंट में लेते हैं, क्योंकि जो पैसा अकाउंट में है वो सारी व्हाइट मनी, जो पैसा घर पे पड़े हुए हैं सारे ब्लैक मनी है। या ऐसा कर सकते हैं जिस पैसे का कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि पैसे कहाँ के हैं, वो सारे ब्लैक मनी है। मतलब घर पे जो पैसे पड़े हैं वो ब्लैक मनी ही है आपको। ठीक है, 2 लाख के मुझे दे दीजिए, मैं उसे वाइट कर दूंगा। तो ओवरऑल बात समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं टैक्स चोरी करने की वजह से बहुत दिक्कत होती है, गवर्नमेंट को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। आप बताइए, जैसे राशन वाला आपने प्रक्रिया देखा है, राशन कार्ड पे लोगों को मिलता है, राशन मिलता है 2 रुपया 3 केजी। होता क्या है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करती है, आप ही से, फार्मर से 20 रुपया में क्या खरीदती है, चावल गेहूं जो भी खरीदती है। और फिर इन्हीं फार्मर को खरीदती है, मंगाई है, और इन्हीं फार्मर को, इन्हीं गरीबों को 2 रुपया 3 रुपया केजी बेच देती है। और फिर कितने चालाक है वो इंसान, गधे टाइप के, कि फिर वही 16 इसी को बेच देते हैं वापस 20 रुपया में।
ये रिपीटेशन चलता रहता है, ये रिपीटेशन चलता रहता है, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे। तो सोचो हर बार गवर्नमेंट कितना, हर बार 18 रुपया का लॉस ले रही है, हर बार पीछे, हर बार बेचने के चक्कर में 18 रुपया लॉस ले रही है और 20% दे रही है। तो बताओ गवर्नमेंट को लॉस नहीं होगा? बहुत। यानी कि इसीलिए कहा गया बीच में कार्ड वगैरह काफी कटे, इसीलिए कि सच में कहा जाए तो अनाज राशन वाला सिस्टम उनके लिए है जिनके वहां पारिवारिक दैनिक स्थिति सही नहीं है, जिनके वहां एक रोजी रोटी नहीं है, उनके लिए है। लेकिन देखता हूँ मैं अमीर लोग भी राशन उठाते हैं कार्ड और लेके आराम से बकायदे, तो उनको नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं मैं गरीब हूँ, मेरे वहां लाल कार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान देने वाली जरूरत है, ठीक है। तो यही कारण बनता है कि महंगाई आती है, और जाहिर सी बात है किसी चीज की जब डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अगर कोई चीज कम है, इनसफिशिएंट है, तो जाहिर सी बात है ये भी कारण बन सकता है कि अमाउंट बढ़ेगा। या किसी चीज की मांग ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं उसकी कमी होने लगेगी, खपत होने लगेगी, खपत होगी तो कमी आएगी, कमी आएगी तो चीजें महंगी होंगी, फिर हम कहेंगे महंगाई है, गवर्नमेंट चूतिया है, ऐसी है वैसी है। गाँव में गवर्नमेंट को गाली देते हैं किस बात पे कि कर्जा माफ नहीं किया। हाँ, उसके अब्बा देके कहते हैं क्या वहां पे कर्जा माफ करें? बताइए, कर्जा पहले भी लेना बात बहुत बड़ा पाप है, और लिए उसे चुकाए नहीं और बड़ा पाप है, क्योंकि कर्जा लेना ही नहीं चाहिए, ये सब चीजें हराम है। आप खुद से मेहनत करिए, आप उतना ही खाना खाइए, उतना ही चीज अफोर्ड करिए जितनी आपकी लिमिट है। जो सही बात है ना, सबकी बात कह रहा हूँ, अपनी खुद की भी बात कर रहा हूँ। कहावत ऐसी नहीं कही गई कि पैर उतनी पछाड़ी इतनी लंबी चादर, ये बात ऐसी नहीं कही गई है, इसी बात पे कही गई है कि आप जितना अफोर्ड कर सके उतना करिए। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने चीज क्यों बनाई है? क्योंकि हर किसान के पास अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो खेती कर पाए, क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे भी नहीं है कि वो अनाज बो पाए, वो खेती फसल उगा पाए, वो पानी दे पाए। तो इसकी वजह से उनको कर्जा दिया जाता है। लेकिन कर्जा इस बात में नहीं दिया जाता कि आप हड़प लीजिए, कुछ चुकाइए। लेकिन हर बार जब चुनाव होता है किसी न किसी का कर्जा माफ हो ही जाता है। तो बताओ अगर 4 लाख 3 लाख एक आदमी का माफ हो रहा है, चाहे 1 ही लाख माफ हो रहा है, तो किस पे पड़ेगा? इंडिया के, हमारे देश के बजट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। बजट गड़बड़ होगा तो चीजें महंगी होंगी, फिर हम कहेंगे चीजें महंगी हैं। सामान महंगा होता है, कपड़ा खरीदने जाते हो तो आप जितना पैसा लिखा है, स्टिकर लगा है, स्टिकर अपने पास लगाया गया है, आप उतना पैसा लेके आते हो। और वही प्याज आलू खरीदने जाओगे जहाँ एक किसान मेहनत किया है, बहुत सोचते हो तुम लोग, बहुत जागरूक बनते हो खुद को, तो वहां ₹2 ₹4 छूट करवाओगे, नहीं 20 नहीं 18 रुपये लगा के दे दो 5 किलो, वहां नौटंकी करोगे। और जहाँ कपड़ा खरीदने गए हो, जहाँ सच में छुड़ाना चाहिए, वहां नहीं छुड़ाए हो। और तुम बहुत रोजगारी या बेरोजगारी की बात कर रहे हो। इस टाइम हर कोई ग्रेजुएशन पास कर रहा है। अब किस तरह पास कर रहा है आपको भी पता है, सबको पता है, डांट डांट के लिखवाया जा रहा है। और वो लोग कल के पास हो जाएंगे, कल वही कहेंगे कि हम बेरोजगार है, गवर्नमेंट हमको रोजगार नहीं दे रही है। सबको दे देगी रोजगार, इतना आसान है। और यही रीजन है कि कंपटीशन जो भी हो गया इतना टफ हो गया है, वरना इतना टफ नहीं होता कंपटीशन। आज 500 भर्ती के लिए, 200 भर्ती के लिए 2-2 लाख, 4-4, 5, 10-10 लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं। बात की बात है, तो सब चीजें कारण बनता है। तो भारत का जो पहला राज्य था जहां जीएसटी लागू हुआ वो था असम, देख लीजिएगा। असम भारत का पहला राज्य था जहां क्या हुआ, जीएसटी लागू हुआ था, असम। या असम पढ़िए, जो भी पढ़िए, हिंदी में असम ही लिखता है। असम भारत का पहला राज्य था जहां जीएसटी क्या किया गया, लागू किया। और जीएसटी आसान हो जाए लोगों के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हर राज्य का एक अलग अलग कोड दे दिया। जैसे उत्तर प्रदेश का कोड क्या है, 09, बिहार का 01, दिल्ली का 07, महाराष्ट्र का 27। हर राज्य का एक स्टेट कोड दे दिया ताकि जीएसटी उनके लिए आसान हो जाए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक लाइन नीचे लिखी हुई है, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई लोग लगता है प्रत्यक्ष शुल्क लगाया जाता, नहीं, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एक बार जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, आप बताएं। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कह रहा है जो गुड्स और सर्विस पर एक साथ एक सामान्य रूप से लागू किया गया है। जीएसटी 3 प्रकार के, इसमें 3 प्रकार के बिजनेस में लागू, मतलब बिजनेस, ट्रेडर, मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर। बिजनेस ट्रेडर का मतलब जो व्यवसाय करते हैं, मैन्युफैक्चर मतलब जो उत्पादन करते हैं, और सर्विस प्रोवाइडर का मतलब
जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 3 चीजों पर लागू होता है। व्हाट इज जीएसटी? वाई जीएसटी नहीं होगा? द इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम हैड इनसफिशिएंट and limitation due to the multiple taxes. Central government levies excise duty, service tax and other cesses. ये cesses जो होता है एजुकेशन वगैरह पर लगता है, ये सारी चीजें। इससे पहले लोग वैट का यूज करते थे, वैल्यू एडेड टैक्स का, और अभी आ गया है क्या? जीएसटी। अब जैसे जो चीजें तत्काल आप दे दें और जो चीजें बाद में दे, वो अंतर है। जैसे मैं कह रहा हूँ सामान ले रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं बाद में टैक्स दूंगा इसका, तो बाद में बाद ही में रह जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि रिमोट खरीदते वक्त ही इसका टैक्स दे दिया, उसमें अंतर है। क्योंकि जो चीजें तत्काल हो गई वो एकदम बराबर हो गई, बाद वाली चीजें फंसी रह जाती है। वही बात है जीएसटी में आया। जीएसटी में क्या था, चीजें इंक्लूड रहती थी, आराम से टैक्स देते थे, सब खरीदते टाइम ही देना होता है, कैसे भी देना होता है। स्टार्टिंग में जब जीएसटी आया, लोगों ने इसका भी बड़ा दुरुपयोग किया। लोग सामान बेचते थे और अलग से जीएसटी लेते थे। फिर गवर्नमेंट इस चीज को लेकर जागरूक हुई, लोगों को जागरूक किया कि नहीं, आपको जीएसटी अलग से नहीं देना है। पहले कोई भी नई चीज आती है, लोग बड़ा मुद्दा बनाते हैं, पता ही नहीं होता है सच्चाई क्या है, लेकिन केवल नारा लगाते हैं, नहीं चलेगी नहीं चलेगी वाली। तो जीएसटी जब स्टार्टिंग में आया तो लोगों ने बड़ा विरोध किया इसका, लेकिन सच्चाई देखा जाए तो पहले से ज्यादा बेस्ट जीएसटी है। प्रॉपर्ली टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, दिक्कतें नहीं होंगी, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। अब जीएसटी कितने प्रकार की यूज किए जाते हैं? होते 4 हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन अपने साइड में 3 ही यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी यूटी के लिए होता है। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। यूटी का मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरी, जिसे बोलते हैं हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते हैं? तो जहाँ जो प्रदेश केंद्र शासित है वहां इसका यूज किया जाता है। और अपने साइड में ये 3 जीएसटी यूज होता है। वो भी कहाँ? जब सबसे मैटर करता है कि आप कहाँ के हैं, ये मैटर नहीं करता है। आपका बिजनेस कहाँ का है, ये मैटर करता है। आप कहाँ का है ये मैटर नहीं करता है, आपका बिजनेस कहाँ का है ये मैटर करता है। अगर आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में है और आप उत्तर प्रदेश से कोई चीज खरीदते या बेचते हैं तो उसे हम बोलते हैं लोकल। क्या बोलते हैं? और आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में है, यूपी में नहीं है, मतलब यूपी में ही है, और आप यूपी से ही खरीद रहे हैं तो ठीक है, लोकल बोलेंगे। लेकिन आप अदर स्टेट से, जैसे यूपी के अलावा किसी अन्य प्रदेश से खरीदते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं? और उत्तर प्रदेश से कोई चीज खरीदते बेचेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, लोकल बनेंगे। जैसे एक और चीज बोलते हैं, क्या? इंट्रा बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। समझिएगा ध्यान से। अगर आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश से कोई चीज खरीदते या बेचते हैं, उसे हम लोकल बोलेंगे, यानी इंट्रा स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट। अगर आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में है और अदर स्टेट से खरीदते हैं तो उसे बोलेंगे इंटर स्टेट। और जो आईजीएसटी होता है वो इंटर स्टेट पे दिया जाता है, और सीजीएसटी एसटी दोनों एक साथ लगते हैं। और कहाँ लगते हैं? तो लोकल पे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? लोकल। यानी अगर लोकल चीजें खरीदेंगे या बेचेंगे तो सीजीएसटी एसटी देंगे, और अंतर कुछ नहीं होता है। अगर आप सीजीएसटी 9 रुपए दे रहे हैं या जीएसटी 9 रुपए दे रहे हैं, दोनों में कितना हो गया? 18। तो आईजीएसटी अकेला 18 रुपए दे देंगे। यही होता है, देना टैक्स का अमाउंट बराबर रहेगा। यही है कि यहाँ 2 लोगों को बांट के दिया जाएगा, लोकल में 2 भागों में बांट दिया जाएगा, और इंटर स्टेट यानी अलग राज्य में इकट्ठा दे दिया जाएगा। यही अंतर है, और कोई अंतर। लेकिन अमाउंट में कोई अंतर नहीं है, टैक्स बराबर ही रहेगा। बस यही 2 भाग। जैसे मान लो 2 बाप हैं, 2 बेटे हैं, सॉरी 2 बेटे हैं, इनके एक आदमी के 2 बेटे हैं, वो खेत का हिस्सा लगा रहे तो जाहिर सी बात आधा लगा जाएंगे। और एक बाप है, उनके बेटे जो है, उनका इकलौता बेटा है, उसको इकट्ठा मिलेगा। तो वही बात है यहाँ पे, रही बात ना। पढ़ाया था। अब पढ़ेंगे हम लोग डुअल जीएसटी मॉडल के बारे में। कह रहा है डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है, और दोनों ही टैक्स कलेक्ट करते हैं।
जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू को भी एक इनकम माना गया है। टैक्स रिवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट को केंद्र सरकार पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सप्लाई क्या है? जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। सप्लाई दो तरीके से किया जा सकता है, एक सप्लाई आप गुड्स, एक सप्लाई। अच्छा, आप क्या क्या बेच सकते हैं? एक तो आप सामान बेच सकते हैं और एक क्या बेच सकते हैं? सर्विस। ये होगा ना भाई, हमको अपना एसी रिपेयर कराना है, क्या लेंगे? सर्विस। हमको एसी खरीदना है, क्या लेंगे? गुड्स लेंगे। ये तो बात कहा है। दो ही चीज ले सकते हैं आप, या तो सामान खरीद सकते हैं या सर्विस। वही कर सकते, दो टाइप की सर्विसेज है। जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा, और जब हम सर्विस को सेल करेंगे तो अब दो टाइप की सप्लाई भी होते हैं। सप्लाई कितने टाइप के हो? दो टाइप की। कौन कौन से समझिएगा? एक होता है इंट्रा स्टेट, क्या वो अभी जस्ट बताया हूँ, क्या होता है? और एक होता है इंटर स्टेट, क्या होता है? अच्छा, इंट्रा का होता होगा जब लोकल होता होगा, मतलब उत्तर प्रदेश का चीजें उत्तर प्रदेश में ही होती होगी तो लोकल होता होगा या इंट्रा होता होगा। और जब उत्तर प्रदेश की चीजें अन्य अदर स्टेट में होती होंगी तो उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट में। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए बताइएगा, आप उत्तर प्रदेश में आपका बिजनेस है और आप उत्तर प्रदेश से कोई चीज खरीद बेच रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? कौन सा सप्लाई बोलेंगे? इंट्रा स्टेट बोलेंगे। कौन सा टैक्स देंगे इस पे? ये जीएसटी है। ठीक है, आपका बिजनेस उत्तर प्रदेश में है और आप दिल्ली से सामान खरीद रहे हैं, इसे कौन सा सप्लाई बोलेंगे? इंटर स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसमें कौन सा जीएसटी देंगे? आईजीएसटी देंगे। चलिए, आपका बिजनेस महाराष्ट्र में है, कहाँ है आपका बिजनेस? और महाराष्ट्र से ही कोई चीज खरीद बेच रहे हैं, कौन सा सप्लाई बोलेंगे इसे? इंट्रा बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस महाराष्ट्र का है और सामान भी महाराष्ट्र में खरीद रहे हैं, तो इसे भी क्या बोलेंगे? लोकल ही बोलेंगे। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में केवल लोकल होगा, नहीं। आपका बिजनेस कहाँ है? महाराष्ट्र में। आप खरीद कहाँ से रहे हैं? महाराष्ट्र से। क्या कहेंगे? लोकल बोलेंगे, इंट्रा स्टेट बोलेंगे। और महाराष्ट्र में आपकी कंपनी है और आप उत्तर प्रदेश से खरीद रहे हैं तो इंटर स्टेट बोलेंगे। और कौन सा टैक्स देंगे? आईजीएसटी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? वही बातें यहाँ लिखी हुई है, चलिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिए। कह रहा है यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में करेंगे, सेल करेंगे, तो सप्लाई इंट्रा स्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट कहलाएगा या लोकल सप्लाई कहलाएगा। सपोज यदि हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर है और यूपी के भीतर ही गुड्स को हम सप्लाई करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट बोलेंगे। और इंटर स्टेट किसे बोलेंगे? यदि हम गुड्स या सर्विस अपने स्टेट से बाहर सेल करेंगे तो उसे इंटर स्टेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इंटर स्टेट कहा जाएगा। सपोज हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में है और यूपी किसी बाहर, जैसे बिहार में, दिल्ली में या कहीं और कोई सामान बेचते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। बस इतनी बात है। और इतनी बातें आप यहीं तक दो तक पढ़ के आएंगे, पूछा जाएगा, फिर आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। हाँ,